हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव चौहान और आज के इस वीडियो में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में जानेंगे। इसके बारे में शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। स्टार्ट डेट इसकी थी 10 मई 1857 और ये स्टार्ट हुआ था मेरठ के एक कंटोनमेंट में। जब मेरठ कंटोनमेंट के कुछ सोल्जर्स ने वहां पे रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था, उस तारीख से, उस जगह से ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरठ कंटोनमेंट से स्प्रेड होता हुआ सोल्जर टू सोल्जर, कंटोनमेंट टू कंटोनमेंट, एक एरिया से दूसरे एरिया, ये कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध और आगे आगे फैलता गया। उस वक्त इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे इंडिया के गवर्नर जनरल। और उस वक्त ब्रिटेन के अंदर जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पाम्स्टन। ये इनके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये रिवोल्ट हुआ ही क्यों। ऐसी क्या नौबत आ गई थी, इंडिया में अंग्रेजों का राज चल रहा था, लोग उन्हें झेल रहे थे, लेकिन अचानक ये लोगों का गुस्सा इतना बुरी तरह फूटा क्यों? क्या बात थी, क्या वो कॉजेस थे, अलग अलग कॉजेस, जो इस रिवोल्ट को जन्म दिए? तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेस में सबसे पहले आता है सब्सिडरी अलायंस होता क्या है? सहायक संधि इसका हिंदी नेम है और इसको इंडिया में फेमस करा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑल्दो इसको स्टार्ट लॉर्ड डुप्लेक्सी ने किया था, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर जनरल थे इंडिया में, पर इसको फेमस सबसे ज्यादा यूज अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था और ये इस वक्त इंडिया के गवर्नर थे। इसके अंदर होता क्या है? सब्सिडरी अलायंस के अंदर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, किसी भी राज्य के साथ में एक संधि कर लिया करते थे। उस संधि में यह हुआ करता था कि हम एक ब्रिटिश आर्मी आपके एरिया के अंदर, आपके राज्य के अंदर रख के जाएंगे। आपको किसी से भी लड़ाई करनी हो तो बदले में आप हमारी ट्रेंड आर्मी को यूज ले सकते हैं। बदले में आपको करना क्या होगा, आपको हमारी ट्रेंड आर्मी की जो है पूरी देखरेख करनी होगी, उनके खाने पीने रहने वहने की सबकी व्यवस्था करनी है और साथ में आपको हमें टाइम टू टाइम पैसे देने हैं। बदले में आपको एक बहुत ही ट्रेंड ब्रिटिश इंग्लिश आर्मी मिलेगी जिसको आप अपने पर्सनल यूज में ले सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस थी। अब कंडीशंस क्या थी कि जो राजा होता था, जिसने भी ये सब्सिडरी अलायंस साइन किया होता था, उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती थी। उनमें से ये होता था कि उसके जो सभा मंडल होता है, जो मेन मंत्रीगण होते हैं, उनमें से एक इंग्लिश एम्बेसडर को, वहां पे पॉलिटिकल एजेंट को, ब्रिटिशर के पॉलिटिकल एजेंट को, उसको अपने मेन उसमें कैबिनेट में रखना होता था। साथ ही साथ वो ऐसे किसी राजा से किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं कर सकता जिसने ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा हो ब्रिटिशर्स के साथ। तो दो राज्य अलग अलग दोनों ने साइन कर रखा है अगर सब्सिडरी अलायंस, तो वो आपस में लड़ाई नहीं कर सकते। तीसरी शर्त ये थी कि वो लोग और किसी यूरोपियन नेशन के साथ में, जैसे कि फ्रेंच पावर हो गई, पोर्टुगीज पावर हो गई, डच पावर हो गई, इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रख सकते। कोई भी अलग राज्य के साथ इन्होंने कोई और भी रिलेशन रखा तो उससे पहले इनको पॉलिटिकल एजेंट से डिस्कस करना होगा जो ब्रिटिशर्स ने उनके राज्य में रख रखा है और ब्रिटिशर्स से मंजूरी लेनी होगी। तो ये कुछ नियम थे इनके। अब इसकी आप इंटेलिजेंस देखिए, क्या शानदार लोग थे, मतलब दिमाग देखिए इनका। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हैदराबाद के राजा ने साइन कर लिया था सब्सिडरी अलायंस। अब हैदराबाद है, अब ये करते क्या थे, हैदराबाद जाते थे। हैदराबाद में जाके जैसे मान लीजिए इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई, जिसको भी आर्मी में आना है आ जाओ, जो भी है कल यहाँ पे आर्मी में सिलेक्शन हो रहा है। तो 18 से 21 की उम्र के जितने भी लड़के सब आ जाओ। उनसे फिर दौड़ भाग कराया करते थे, आर्मी में उनका रिक्रूटमेंट किया करते थे इस तरीके से। तो अब हैदराबाद के लोग हैं, ठीक है, इसकी बना रहे हैं वो लोग आर्मी। उसमें लोग किसके लिए? हैदराबाद के, ठीक है। वो लोग सेफ्टी किसकी करेंगे, रक्षा किसकी करेंगे? हैदराबाद की, ठीक है। पैसे किससे ले रहे हैं इस काम के लिए? हैदराबाद से। और मिल किसको रहा है, नाम किसका हो रहा है? ब्रिटिशर्स का। अब इससे ज्यादा ब्रिलियंट आइडिया क्या हो सकता है? हैदराबाद के लोग हैदराबाद की रक्षा कर रहे हैं,
हैदराबाद वाले ही उन्हें पैसा दे रहे हैं और पैसा जा किसके पास रहा है? ब्रिटिशर के पास। इसलिए राज कर गए 200 साल। ये इनके सोचने समझने का तरीका हमसे 200 साल आगे था। ऐसे ही थोड़ी इन लोगों ने। और उस वक्त जो रिक्रूट किया करते थे इन लोगों को, अब होता क्या था उस वक्त हमारे राजस्थान में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो राजस्थान में लोगों से, गांव के लोगों से, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से उस वक्त रिक्रूट वर्ड बोला नहीं जाता था कि भाई ब्रिटिशर्स ने इतने लोगों को रिक्रूट किया है, तो वो गांव के लोग उसे रिक्रूट की जगह रंगरूट बोल देते थे। तो आज तक अभी भी गांवों में कई एरियाज में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये बोलते हैं, सुनने में उनके मुंह से सुनने आ जाता है कि भाई इतने जने आर्मी में रंगरूट हो गए। तो वो बेसिकली है रिक्रूट वर्ड, जिसको वो बिगाड़ के रंगरूट बोल देते हैं क्योंकि उनसे वो एक्चुअल वर्ड बोलता नहीं था। तो ये है हमारा सब्सिडरी अलायंस के बारे में। ब्रिटिश आर्मी वाज स्टेशन इन दी अलाइड टेरिटरी, जिसने भी साइन किया होता था, और स्टेट जिस राज्य ने साइन किया है ये वो पे करेगा उस आर्मी की देख रेखाव के लिए, खाने पीने बिल्कुल सबके लिए, और ब्रिटिशर्स को भी पैसा देगा कि आपने अपनी आर्मी यहां रख रखी है, ट्रेंड आर्मी। और जो अलाइज हैं जिन्होंने साइन कर रखा है वो किसी और के साथ में कोई भी अलायंस नहीं कर सकते विदाउट ब्रिटिश परमिशन, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब किस किस ने ये सब्सिडरी अलायंस साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ? वो था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा, नागपुर एंड ग्वालियर, ये थे, और ये इनके रेस्पेक्टिव ईयर्स थे। इसके बाद चलते हैं, अब ये क्या सब्सिडरी अलायंस साइन तो कर लिया, अब पॉलिटिकल एजेंट जो वहां पे रहता था उसको स्टार्टिंग में लाए तो वो इसी नाम से थे कि ठीक है भाई ये बस देखने के लिए है यहाँ पे, पर वो वहां के इंटरनल अफेयर्स में, राज्य के इंटरनल अफेयर्स में इतना ज्यादा हस्तक्षेप करने लग गया था कि ये जो लोग थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था ये परेशान हो गए थे उससे। इसलिए परेशान होकर इन्होंने विद्रोह किया, जो कि इसी में जाके एक कारण बन गया। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत नीति भी बोलते हैं इसको, और इसको लॉर्ड डलहाउसी लेके आए थे। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या रूल था? इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई भी राजा है, वो अपने बेटे को राजा बनाता है, जैसे हेरिडिटरी होता है जो राज, पर अगर मान लीजिए किसी भी राजा या किसी भी रॉयल फैमिली के कोई हायर नहीं है, कोई नया जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कोई पैदा ही नहीं हुआ, उनका कोई बेटा नहीं है, तो वो किसी को भी अडॉप्ट करके राजा नहीं बना सकते बिना ब्रिटिशर की परमिशन के। अगर उनके कोई बच्चा नहीं हुआ, उनकी कोई भी संतान नहीं है, तो वो ब्रिटिशर्स उस राज्य को खुद अपने अंडर ले लिया करते थे कि तुम अडॉप्टेड बच्चे को राजा नहीं बना सकते, ये हमारी परमिशन के बिना नहीं चलेगा। ये चीज पहले भी हुआ करती थी, जब मुगल डायनेस्टी का राज चल रहा था तब ये हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो राजा होते थे, मेन शहंशाह होता था, और जो लोकल गवर्नर्स होते थे अलग अलग जगह के, उनके बीच में आपस में अच्छी खासी समझ होती थी, तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड को अलाउ करते थे वहां का राजा बनने देना। बट अंग्रेजों ने इसके लिए मना कर दिया, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अगर आपका कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है, रियल चाइल्ड आपका नहीं है, तो उसको वो राजा नहीं बनने देंगे और वो पूरा राज्य खुद हड़प लेंगे। जैसा कि झांसी में हमने एग्जाम्पल में, अगर आपने हिस्ट्री में देखा हो तो झांसी में यही हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी कोई खुद की संतान नहीं थी, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था और अंग्रेजों ने उस बच्चे को वहां का राजा बनने से मना कर दिया। अडॉप्टेड चाइल्ड को हम राजा नहीं बनने देंगे, इसलिए झांसी अब हम अपने कंट्रोल के अंडर ले रहे हैं। और इसी बात पे रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और जहां पे नेचुरल आयर नहीं हुआ करते थे वहां पे ब्रिटिश एम्पायर हड़प लिया करते थे। अब ये किस क्रोनोलॉजी में हुआ? सबसे पहला जो राज्य था जिस पर कब्जा किया गया था वो था सतारा। सतारा 1848 में उस पर कब्जा कर लिया गया था। फिर जैतपुर और संबलपुर, फिर भागत, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर। इस क्रोनोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया। और जब नागपुर में 1854 में कब्जा किया गया, ये थोड़ा ही आगे जाके 1857 में रिवोल्ट के रूप में सामने आया। इसके अलावा भी कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे, जैसे कि अवध के ऊपर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, ये बोल के कि यहां पे मिस गवर्नेंस हो रही है, कि भाई तुम अच्छे से गवर्नेंस नहीं कर रहे हो, इसलिए इसके ऊपर कब्जा कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह जो थे उनको एग्जाइल कर दिया था कोलकाता में, तो वहां के नवाब को एग्जाइल कर दिया, इसलिए वहां के लोगों ने इनका विद्रोह में साथ दिया यहाँ के नवाब का। जो प्रिंसेस थे
उनको अपने जो उनकी जो खुद की इनहेरिटेंस थी, उनकी जो खुद की प्रॉपर्टी थी, उनके अडॉप्टेड चाइल्ड्स को देने नहीं दे रहे थे। निजाम जो थे, टाइटल ऑफ तंजौर और कार्नेटिक, उनको अबॉलिश कर दिया गया था। तंजौर और कार्नेटिक के जो निजाम के टाइटल्स थे, जिनको निजाम का टाइटल दे रखा था, इन टाइटल्स को ही अबॉलिश कर दिया गया था। जो भी राजा महाराजा इनहेरिट करता था खुद प्रॉपर्टी जो होती थी, वो उनके अडॉप्टेड सन को ट्रांसफर नहीं करने देते थे, और तंजौर और कार्नेटिक में जो निजाम के टाइटल्स थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था। एम्परर बहादुर शाह जफर जो थे, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया था। ये भी आगे हम देख सकते हैं, क्योंकि उनको पेंशन पर रख रखा था, तो पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया था। इनके कॉइनेज और सेरेमोनियल प्रिविलेजेस जो थे वो पूरी तरह हटा दिए गए थे। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के काफी पहले से इनके कॉइनेज हट गए थे, और सेरेमनी जो ये करते थे दिल्ली में, वो भी मना कर दिया था। रेड फोर्ट से इनको हटने के लिए बोल दिया गया था। इनके जो आगे के वंशज थे, इनके जो बच्चे थे, पोते थे, उनको रेड फोर्ट से अलग हटके कुतुब मीनार के पास में एक जगह थी, वहां रहने के लिए बोल दिया गया था। बाकी जो बाजीराव, पेशवा बाजीराव सेकंड थे, बाजीराव फर्स्ट नहीं, जिनके ऊपर जो मूवी बनी थी वो तो बहुत शानदार थे, ये उनके पोलर ऑपोजिट थे, बहुत फेलियर थे एक नंबर के। जैसे ही अंग्रेजों से हारे, इन्होंने साइन कर लिया उनके साथ अलायंस, और जैसे ही ये हारे, उसके बाद अंग्रेजों ने इनको अपनी पेंशन पे रख रखा था। उस वक्त इनको लगभग कुछ 8 लाख कुछ पेंशन मिला करती थी, 8 लाख रुपए सालाना। तो इनके जो बच्चे थे, अडॉप्टेड सन थे, वो थे नाना साहेब। तो नाना साहेब को इनकी पेंशन देने से मना कर दिया था। जब ये मरे, तो इनके मरने के बाद नाना साहिब ने 1852 में जब अंग्रेजों से पेंशन डिमांड करी कि मेरे पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मुझे भी मिले, तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि नाना साहिब पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था अंग्रेजों के दौरान गवर्नमेंट सर्विसेज में। इंडियंस को जो था, आर्मी के अंदर हायर पोस्ट होल्ड करने से बिल्कुल मना कर दिया गया था। सूबेदार की जो पोस्ट हुआ करती थी, उससे ऊपर किसी भी इंडियन का प्रमोशन होता ही नहीं था, और जुडिशरी में तो पूरी तरह मना था। इसका हम एग्जांपल आगे जाके एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में भी देख सकते हैं। लॉर्ड रिपन जो थे, वो एक एल्बर्ट बिल लेके आए थे अपनी उस वक्त की जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी, उसमें एल्बर्ट बिल लेके आए थे। एल्बर्ट बिल के अंडर क्या होता था, उसमें इंडियंस को जुडिशियल पावर दी गई थी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर, कि इंडियन जज किसी ब्रिटिश क्रिमिनल के ऊपर जज बैठ सकता है। ये पावर देने जा रहे थे वो एल्बर्ट बिल के थ्रू। लेकिन उस बिल का इतना विद्रोह किया ब्रिटिशर्स ने कि उस बिल को वापस लेना पड़ा, जिसके कारण एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो उससे पहले किसी भी इंडियन को किसी भी जुडिशरी में अलाउ नहीं किया गया था, बाद में किया भी गया तो उनको बहुत ही लिमिटेड पावर दे रखी थी। तो इस प्रकार से इनजस्टिस देखा जाता था, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक तरीके का वहां पे हो रखा था, और बहुत ही इंफीरियर फील करवाया जाता था इंडियंस को। रिलीजियस कॉजेज में अगर बात करें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था। इससे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज को डायरेक्ट अलाउ नहीं था। यहां पे आए और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट हो गया था क्रिश्चियन मिशनरीज को, कि वहां से जो पादरी आएंगे, अलग अलग रिलीजियस लीडर्स जो आएंगे, वो यहाँ पे आके क्रिश्चियनाइजेशन का जो भी उनकी मुहिम है उसको पूरी तरह छेड़ सकते हैं। जो वो चाह के जिस साम नाम दंड भेद जो तरीका वो अपनाना चाहते हैं, उस तरीके से यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से चार्टर एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया। और एक रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, इसे लेक्साई लोकाई एक्ट भी बोलते हैं, लेक्स लोकाई एक्ट। इसमें क्या होता था, कोई भी अगर लड़का है, अगर वो क्रिश्चियन कन्वर्ट बन जाता है, तो उसके पिता की जो संपत्ति थी वो सभी बच्चों में बराबर बंटती है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा मान लीजिए हिंदू से क्रिश्चियन बन जाता है, तो ऐसे में उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, केवल उन्हीं भाइयों को मिलती थी जो हिंदू रहते थे। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत इसको लीगल घोषित कर दिया गया था, और ये बोल दिया गया था कि अगर कोई इंसान क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाता है हिंदू, तो भी उसका पूरा हक होगा उसके पिता की प्रॉपर्टी में। तो इसके भी अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठाई कि तुम मोटिवेशन दे रहे हो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का। और जॉब प्रमोशंस मिलते थे, स्कूल्स में एक्सेस मिलता था, जो भी कन्वर्ट हो जाया करता था उसको जॉब प्रमोशंस और स्कूल्स में एक्सेस मिला करता था।
तो इस तरीके से वो देख रहे थे कि हमारा जो लोकल ट्रेडिशन है उसके ऊपर बहुत बुरी तरह अटैक किया जा रहा है, हमारी धर्म पर अटैक किया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसमें ये देख रहे थे कि क्रिश्चियनिटी एक तरीके का खतरा बनता जा रहा है उनके धर्म के ऊपर। इकोनॉमिक कॉजेज में अगर देखें तो बैटल ऑफ प्लासी जो कि सीधे 100 साल पहले हुई थी, 1857 की रिवॉल्ट के 100 साल पहले हुई थी, और उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों के बाद से ही जो ब्रिटिश है वो एक मेजर पावर बन गई थी। बैटल ऑफ प्लासी में पूरा बंगाल का रीजन जो है और बक्सर तक आते आते तो अवध एम्पर शाह आलम II को भी हरा दिया था उन्होंने। तो यहां पर इंग्लिश एक बहुत ही मेजर पावर बन गई थी इंडिया के अंदर। तो 1765 तक 64 तक आते आते मेजर पावर बनने के कारण बहुत ज्यादा लूटमार करना शुरू कर दिया था। दीवानी और निजामी टाइटल्स का इस तरीके से दुरुपयोग किया गया था कि सारा का सारा पैसा ब्रिटिशर्स के पास आ जाता था, और विदाउट पावर पुलिसिंग और पब्लिक कंट्रोल का जो काम था वो वहां के लोकल रूलर्स के पास में छोड़ दिया जाता था। तो इस तरीके की लूटमार मचाई थी बहुत सारे। और जो प्राइवेट ट्रेड थी वो भी इस तरीके से करी जा रही थी कि लोकल जो इंडस्ट्रीज थी, लोकल हैंडीक्राफ्ट जो थे उनको दबाया जा रहा था, और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। मिलिट्री कॉजेज अगर देखें तो मिलिट्री कॉजेज में कुछ कॉजेज ऐसे थे जो कि धर्म से जुड़े हुए थे, और कुछ कॉजेज डायरेक्टली मिलिट्री से जुड़े हुए थे। जैसे एक तो प्रमोशन वाले ही हो गया कि सूबेदार से ऊपर प्रमोशन नहीं थी, इंडियंस को लो सैलरी मिलती थी ब्रिटिशर्स के मुकाबले, लिमिटेड प्रमोशन होते थे, सूबेदार की पोस्ट से ऊपर प्रमोशन उनको दिया ही नहीं जाता था, उससे ऊपर अलाउ ही नहीं था। डिनाइड ओवरसीज सर्विस अलाउंसेस। अब हिंदू धर्म में अगर स्पेशली देखा जाए तो ये मानते हैं कि अगर कोई समुद्र पार चला गया तो उसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर आप समुद्र पार करके चले गए हो तो वहां पे जो आपकी जीने का तरीका है वो यहाँ जैसा नहीं हो सकता, वहां पे आपका खान पान बदल जाएगा, आप सनातन धर्म का जो सनातनी तरीका है जीने का वो बाहर फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए आपने अगर बाहर गए हो तो पक्का आपने धर्म भ्रष्ट किया होगा, ये माना गया था। तो इसीलिए अगर आप इंडियन सोल्जर को बाहर भेजना चाहते हो लड़ने के लिए तो उसको आपको कुछ मोटिवेशन देना पड़ेगा, पैसे के रूप में या किसी और रूप में, तो कुछ अलाउंस दिए जाते थे। तो ऐसे में वो भी मना कर दिए गए थे। ओवरसीज सर्विस अलाउंस जो थे वो बाद में डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे। फ्री पोस्ट सर्विस दी जाती थी कि अपने घर पे चिट्ठी लिखी जा सकती है और वो फ्री होती थी, तो वो भी फ्री जो थी वो मना कर दी थी और उसके भी पैसे लेने जाने शुरू कर दिए गए थे। और इंडिया के बाहर जाके लड़ने के लिए उनको फोर्स किया जाता था कि जाओ, जरूर जाओ तुम लड़ने। अगर वो मना करते थे तो उन्हें निकाल दिया जाता था, उनको खुद को चूज करने का जो ऑप्शन था वो बिल्कुल नहीं दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं अगर इमीडिएट कॉज में अगर कुछ कोई कॉज है तो वो था एनफील्ड राइफल्स का। इमीडिएट कॉज ये था कि जो पहले जो गन यूज करी जाती थी इंडियंस द्वारा ब्रिटिश आर्मी के अंदर वो होती थी ब्राउन बेस। ये ब्राउन बेस राइफल यूज करी जाती थी, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया था एनफील्ड राइफल्स द्वारा। लेकिन एनफील्ड राइफल्स में एक खास चीज ये थी कि जो कारतूस डाला जाता था वो बहुत ही इजीली डल जाता था। वो इतना सा पैकेट होता था और उसके ऊपर एक ढक्कन होता था, तो उसको इजीली खोल दिया जाता था ऐसे मुंह से ऐसे छील के। तो ऐसे छील के डाला और उसके अंदर बैरल के अंदर उसको डाला, स्ट्रोक किया जैसे इस तरीके से दिखा रखा है। इस तरीके का एक कारतूस होता था, ग्रीस्ड होता था, और उसका ढक्कन आराम से बहुत खुल जाता था और उसको मुंह से इस तरीके से खोला जाता था और जो कार्ट्रिज होती थी उसके साथ में पूरा जो उसका कारतूस होता था वो उसके अंदर बैरल के अंदर डाल दिया जाता था। लेकिन जब उसको मुंह से खोला करते थे तो वो ढक्कन बहुत आसानी से खुल जाता था। अब वो आसानी से कैसे खुलता था, उसका रीजन ये था कि वो जो ढक्कन होता था वो ग्रीस्ड होता था, उसमें ग्रीस लगी हुई होती थी, और वो जो ग्रीस थी वो बनाई गई थी गाय और सुअर की चर्बी से, काऊ और पिग की चर्बी से वो ग्रीस बनाई गई थी। और जब ये बात पता चली तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सोल्जर्स का गुस्सा एकदम फट के निकला, क्योंकि गाय जो है वो हिंदुओं में पवित्र मानी जाती है। अगर आपने गाय की चर्बी को अपने मुंह से लगा लिया, गाय खा ली, तो आप कैसे हिंदू? और जो पिग है, सुअर जो है, वो इस्लाम में हराम माना जाता है, तो अगर आपने सुअर खा लिया तो आप कैसे मुसलमान? तो दोनों ही धर्मों के सोल्जर्स ने देखा कि ये इस
राइफल के थ्रू ये हमारा धर्म भ्रष्ट करवाना चाहते हैं। और अगर आप हिंदू नहीं रहे, आप मुसलमान नहीं रहे, तो बचा क्या? क्रिश्चियन। और अगर आप क्रिश्चियन बन गए तो जो रूल कर रहे हैं वो क्रिश्चियन है। जो लोग बगावत कर सकते हैं, जो सोल्जर्स हिंदू और मुस्लिम है जो बगावत कर सकते हैं, उनका आप धर्म भ्रष्ट करके उनको भी क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके आ रहे हो, तो फिर बगावत करेगा कौन? रूल करने वाले और जिनको रूल किया जा रहा है दोनों ही क्रिश्चियन हो गए तो कोई बगावत ही नहीं होगी, रूल कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस तरीके की सोच दर्शा रहा था ये ग्रीस। जब सोल्जर्स ने इसको इस तरीके से देखा तो उन लोगों ने जो कई टाइम से अलग अलग हमने जो कॉजेज देखे जिसके कारण जो गुस्सा बारूद की तरह भरा हुआ था उनकी छाती में, वो इस एनफील्ड राइफल ने उसको चिंगारी दे दी और वो फट के बाहर निकला। तो इमीडिएट कॉज ये था। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने रिक्रूट्स को एंटी रिलीजियस जो स्टैंड हुआ करता है ओवरसीज भेज के देश निकाला बाहर, वो बाहर जाने के लिए बोला गया और एनफील्ड राइफल यूज करने के लिए बोला गया ब्राउन बेस की जगह। तो इस कारण से इमीडिएट गुस्सा जो था लोगों का फट के निकला और रिवोल्ट ऑफ 1857 को एक तरीके से स्टार्ट मिल गया। यहां से ये चिंगारी थी उस बारूद के ऊपर जो कई सालों से भरे जा रहा था, इकट्ठा हुए जा रहा था और फिर यह फट जाता है। अब आउटब्रेक इसका होता कैसे है? आउटब्रेक इसका इस तरीके से होता है कि 29 मार्च को 29 मार्च को बैरकपुर, बंगाल में बैरकपुर कंटोनमेंट में एक सोल्जर थे 34th नेटिव इन्फेंट्री के, मंगल पांडे। उनको इस बात का पता चलता है और वो अपने ऑफिसर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने ऐसे कर रखा है, आपने हमारे को जो एनफील्ड राइफल दे रखी उसकी कारतूस जो है जिसको हम मुंह से खोलते हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। तो इनके जो ऑफिसर्स थे उनको टालने की कोशिश करी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मंगल पांडे को इस बात पे कंफर्म हो गया था, उन्होंने खुद देखा, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने दोनों ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया। वो दो ऑफिसर्स जो थे उस अटैक में मारे गए, उनका नाम था एक तो लेफ्टिनेंट बॉग और सार्जेंट मेजर ह्यूजिन। उन दोनों के ऊपर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अटैक कर दिया। मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर 10 दिन तक कार्रवाई करी गई और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। अब ये केवल इनकी स्टोरी 10 दिन तक चली थी। इस तारीख को इन्होंने इनको शूट किया और 8 अप्रैल को इनको फांसी हो दी। 10 दिन की उनकी पूरी कहानी है। अब पता नहीं वो आमिर खान ने वो मंगल पांडे मूवी में कहां उसको घुमाए जा रहे हैं, कुछ भी दिखा रखा उसमें। 10 दिन की पूरी सी इनकी कहानी थी। अब इसके बाद होता क्या है, 23 अप्रैल को अप्रैल 1857 में होता यह है कि ये जो बात थी बैरकपुर कंटोनमेंट से लेकर आगे फैलती है और मेरठ तक पहुंच जाती है। तो मेरठ कंटोनमेंट के कुछ सोल्जर्स होते हैं, 90 सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया कि भाई हम जो है ये एनफील्ड राइफल्स यूज नहीं करेंगे, तुम लोग हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। और उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई हुई। 9 मई तक जाके उस कार्रवाई में 9 मई तक जाते जाते उस कार्रवाई में उन 90 में से 85 को दोषी पाया गया कि भाई तुम दोषी, उनके खिलाफ प्रूफ मिल गए, 5 के खिलाफ प्रूफ नहीं मिले और उनको सजा कर दी गई और उनको जेल कर दिया गया। ठीक है। अब हो क्या रहा था, अगले दिन 10 मई को इनके कुछ साथी जो बचे हुए साथी थे, 5 साथी, और इसी 20th नेटिव इन्फेंट्री के मेरठ कंटोनमेंट की बाहर घूम रहे थे। ये जो 90 सोल्जर्स थे ये 20th नेटिव इन्फेंट्री के थे, मेरठ कंटोनमेंट के। ये बाहर कहीं घूम रहे थे तो इनमें से किसी सोल्जर की वहां से कुछ कॉलगर्ल्स गुजर रही थी, उनके साथ कुछ जिद बहस हो गई। तो उन्होंने कॉलगर्ल ने रिप्लाई में उन्हें ये बोला कि हाँ, हमारे ऊपर तो बड़ी मर्दानगी दिखा रहे हो, तुम्हारी मर्दानगी वहां कब गई थी, कल जब तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार करके डाल दिया था जेल में, 85 भाइयों को डाल दिया था। तो इस बात पे उनको बहुत बुरा लगा और इस बात पे बुरा लगा वो वापस आए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। बचे हुए जितने भी सोल्जर्स थे 20th नेटिव इन्फेंट्री के मेरठ कंटोनमेंट में, विद्रोह करके वहां पे उन लोगों ने उनको छुड़वाया और वहां पे जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे जो उसको
सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनको वहां पे मार डाला। अब उनको वहां पे मारने के बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, मेरठ में तो हो गया, इंग्लिश ऑफिशियल्स को मार दिया, यहाँ पे जो असला बारूद था सब कुछ हमने कब्जे में ले लिया। 10 मई को यहाँ से स्टार्ट हो गया रिबेल। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 10 मई को शुरू हो जाता है। अब वो सोचते हैं कि अब क्या करें, हमने यहाँ पे तो मार दिया। तो उनमें से कुछ लोग थे जो बड़े जोशीले थे, उन्होंने बोला जैसे मेरठ में अंग्रेजों को मारा है, पूरे हिंदुस्तान में से अंग्रेजों को मार के भगा देंगे। तो बोले क्या करें फिर, हमें अपना कोई राजा भी चाहिए, फिर क्या करें। तो बोले चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में बहादुर शाह जफर हैं, उनको अपना लीडर घोषित करते हैं और वही अब हिंदुस्तान के बादशाह हैं। जो पहले ये सिस्टम चल रहा था अंग्रेजों के आने से पहले, वही सिस्टम पहले चलाते थे, मुगलों का राज, और वही बादशाह है, और बचे हुए पूरे हिंदुस्तान में भी जाके मारेंगे। और ये यहां से 400 सोल्जर साथ में मिलके दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर से जाके मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हाँ बहादुर शाह जफर जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ क्यों आए, क्यों। बोले कि हमने मेरठ में अंग्रेजों को मार दिया। तो बोले तो बहुत अच्छी बात है, मार दिया तो आप क्या करें। बोले हम पूरे हिंदुस्तान में भी मारेंगे। तो बहादुर शाह जफर बोलते हैं कि यार क्या, नहीं एक मिनट रुको, हिंदुस्तान में भी मारूंगा, अगर हिंदुस्तान में से पूरे अंग्रेजों को मार दिया तो मुझे पेंशन कौन देगा। वो पेंशन पे बैठे हुए थे अंग्रेजों की। तो बोले नहीं 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 नहीं, आप राजा हो पूरे हिंदुस्तान से, फिर आप टैक्स लेना, आप एम्परर बन जाओगे, आप ही राजपाट करोगे। पर बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े आदमी थे उस वक्त, वैसे ही उनकी एज हो चुकी थी, एजेड थे, और वो जानते थे कि ये फालतू के जोश में वो सोल्जर्स से काफी देर तक जिद बहस हुई। फिर उन्होंने उनको मनाने की बहुत कोशिश करी। बहादुर शाह जफर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी इस तरह की किसी भी विद्रोह की, लेकिन सोल्जर्स ने उनको मनाने की कोशिश की कि नहीं करना है और आपको ही करना है, आप ही हमारे लीडर हो, आप ही इस पूरे रिवोल्ट को लीड करोगे। तो फिर ऐसे में बहादुर शाह जफर सोचते हैं कि ठीक है, राय मशवरा करते हैं फैमिली से। तो फिर वो जाते हैं अपनी वाइफ के पास, वो जीनत महल नाम था उनका, और वो ये बात सुन के बड़ी खुश होती है। वो इमेजिन करने लग जाती है बिल्कुल जहांगीर और नूरजहां की तरह कि बिल्कुल हम बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे और फिर मुगलों का ये राज होगा। जैसे जहांगीर के टाइम नूरजहां सब कुछ संभालती थी, बहादुर शाह जफर तो बूढ़ा सा है, मैं ही संभालूंगी सब कुछ, ज़रों का दर्शन करेंगे और आराम से सारा राज चलेगा। तो उसने जो है बहादुर शाह जफर को बहुत हिम्मत दी कि नहीं नहीं करो, करना ही है, रिवोल्ट तो करना ही है, कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी सहेंगे। तो ऐसे में करके बहादुर शाह जफर ने हाँ कर दिया। और 11 मई को ये 400 सोल्जर जो पहुंचे थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद वहां पे जो कमांडर इन चीफ था, उस स्टार्टिंग में मिर्जा मुगल को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में उसको रिप्लेस कर दिया था भक्त खान ने। तो जनरल भक्त खान किसकी लीडरशिप के अंदर, बहादुर शाह जफर के अंदर की लीडरशिप के अंदर दिल्ली के अंदर रिवोल्ट शुरू कर देते हैं उन 400 सोल्जर्स के साथ मिलकर। तो यहां से रिवोल्ट शुरू हो जाता है और ये रिवोल्ट अब यहां से फैल जाता है पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे। अब ये कैसे कैसे किस तरीके से फैलता है, सबसे पहले तो हमने देख लिया दिल्ली में आ गया था। तो बहादुर शाह जफर सेकंड और जनरल भक्त खान 11 मई को शुरू हो जाता है। अब इसको सप्रेस करने वहां पे अंग्रेजों ने भेजा था जॉन निकलसन और हडसन को। जॉन निकलसन और हडसन को दिल्ली भेजा गया था। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे इनके जनरल थे, इनके सेनापति थे तात्या टोपे। और नाना साहेब हमने देखा था पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, इनको पेंशन नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट शुरू कर दिया था। यहाँ पे 4 जून को रिवोल्ट शुरू हो गया और इनको सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक को भेजा। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। वैसे तो इन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने चिट्ठी भी लिख के भेज दी थी आपस में समझौता करते वक्त। तो एक तरीके से डबल साइडेड थोड़ा गेम चल रहा था। यहां पे भी 4 जून को शुरू हो जाता है और हेनरी लॉरेंस को भेजा जाता है यहां पे सप्रेस करने के लिए। झांसी में हम जानते हैं फेमस झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी और तात्या टोपे भी इनके पास आए थे थोड़ी देर। जब नाना साहेब भाग के नेपाल चले जाते हैं रिवोल्ट के दौरान, जब इनको लगता है कि हम नहीं जीतेंगे, तात्या टोपे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो थोड़े दिन के लिए ग्वालियर और झांसी भी आते हैं। यहाँ पे 4 जून को शुरू हो गया था और यहाँ पे भेजा गया था जनरल ह्यूग रोज को। अब ह्यूग रोज जो थे उनको लगा था कि हाँ भाई कोई रानी है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। उन्होंने जब अपने जूनियर से पूछा कि हाँ क्या हुआ, रिवोल्ट सप्रेस नहीं हुआ, तो बोला रिवोल्ट सप्रेस होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो रानी तो किसी का पकड़ में ही नहीं आ रही। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि झांसी जो है वो खाली हो गया और उनको बड़ी खुशी हुई ह्यूग रोज को कि यार हमने कब्जा कर लिया झांसी पे। तो
बाद में पता लगा कि वो झांसी जानबूझ के रानी लक्ष्मीबाई ने खाली किया था और उन्होंने जाके ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लिया। ग्वालियर का किला ज्यादा बड़ा था और वहां से सिंधिया को भगा दिया। वहां का किला ज्यादा बड़ा था, वहां जाके उन्होंने कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में वहां से उन्होंने स्ट्रगल को थोड़े दिन और कंटिन्यू करा। तब जाके ह्यू ग्रोज ने देखा कि यार ये रानी लक्ष्मीबाई का मामला तो बहुत खतरनाक है, ये बहुत अच्छी योद्धा हैं और इनकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी है। ऑल्दो इनके पास ट्रेंड आर्मी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी जो इंग्लिश की ब्रिटिश आर्मी थी, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। इस कारण से इवेंचुअल जो हुआ वो तो हम सबको पता ही है। आगे देखते हैं जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बिहार में जगह है ये, बिहार आरा में जगह है ये, आरा बिहार में। कुंवर सिंह, अभी कुंवर सिंह इतने शानदार योद्धा थे, इनके मतलब अंग्रेज इनसे दूर से थर्रा के भाग रहे थे। इनके हाथ में, इनको देखा घोड़े पे ये भाग रहे हैं, इनके जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे थे अलग अलग जगह पे, इन्होंने तहलका मचा रखा था। अंग्रेजों को लगता था 30-40 साल का कोई जवान आदमी है, बहुत ही भयंकर योद्धा है। पर जब अंग्रेजों ने इनको देखा पता लगा 80 साल का बुजुर्ग आदमी, और जिस तरीके से वो घोड़ा चला रहे थे, अपनी तलवार घुमा रहे थे, वो लोग मान नहीं पा रहे थे कि 80 साल का आदमी है, इतना करंट है उस आदमी में। तो जब इन्होंने अंग्रेजों ने उनको देखा कि इनके हाथ में कोई घाव हो गया, अपने ही हाथ को तुरंत अपनी तलवार से काट डाला इन्होंने और भगा रहे थे वो। तो जब सीनियर्स ने उनसे पूछा अंग्रेजों से कि भाई तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं, तुम्हारे सामने से ही तो गया था, तो बोले सर वो तो हम लकी हैं, उसका हाथ इतना ही जा रहा था, अगर हम पास होते हमारी गर्दनें साथ में ले जाते। 80 साल के बुजुर्ग थे फिर भी एकदम खतरनाक योद्धा। फिर इसके बाद थोड़े दिनों बाद इनका देहांत हो जाता है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और इनके बाद में कंटिन्यू करा था इनका रिवोल्ट इसी जगह से इनके भाई अमर सिंह ने। और यहाँ 12 जून को स्टार्ट हो गया था ये रिवोल्ट बिहार में, और यहाँ पे विलियम टेलर और विंसेंट एरे को भेजा गया था सप्रेस करने के लिए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह जून में शुरू हो गया था और जनरल रेनर्ड को भेजा गया था सप्रेस करने के लिए। बरेली में शुरू करा था खान बहादुर खान ने, जून में शुरू हुआ था, और सर कैंपबेल को भेजा गया था यहां सप्रेस करने के लिए। इलाहाबाद में लियाकत अली 6 जून को स्टार्ट हुआ था और कॉलोनल नील को भेजा गया था इसे सप्रेस करने के लिए। इसके अलावा कुछ और एरियाज भी थे जहां पे, जैसे कि मीनाराम दत्त ने आसाम में शुरू किया था, सुरेंद्र शाही ने उड़ीसा में शुरू किया था। तो ये पूरा जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ये इनके की सेंटर्स थे, ये इनके हॉटस्पॉट्स थे जहां जहां पे रिवॉल्ट हुआ और जिन्होंने किया और जिन्होंने सप्रेस करने के लिए भेजा गया। इसके बाद होता क्या है कि भाई बहादुर शाह जफर जो है, जैसे जैसे ये रिवॉल्ट आगे चला और फिर सप्रेस तो हो ही गया था। रानी लक्ष्मीबाई जी उनको भी जो हरा दिया गया था, अलग अलग, नाना साहब नेपाल भाग गए थे, तात्या टोपे भी इधर उधर जा रहे थे। फाइनली 1859 में जाके उनको उनके एक दोस्त ने धोखा दे दिया था, मान सिंह ने, तब जाके वो पकड़े गए थे। और वो लास्ट इवेंट था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, तब वो लास्ट था। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ था 20 सितंबर को, ये शुरू तो हुआ ही था थोड़े दिनों पहले। 11 मई को यहाँ पे बहादुर शाह जफर को लीडर ऑफ रिवॉल्ट डिक्लेयर किया था और 20 सितंबर तो पूरा रिवॉल्ट जो है वो सप्रेस भी हो चुका था। ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया था और जो 2 ब्रिटिशर्स को भेजा गया था उनमें से जॉन निकलसन यहाँ पे लड़ते हुए मर जाते हैं। इसके बाद में 21 सितंबर को बहादुर शाह जफर जो है वो सरेंडर कर देता है हुमायूं के मकबरे के पास में। हडसन, 2 जो थे ऑफिसर्स, उनमें से एक तो थे जॉन निकलसन जो कि वहां पे मर जाते हैं, और दूसरे जो थे हडसन, उसको बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे पे सरेंडर कर दिया था उसको। और हडसन ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे खुल्लम खुल्ला बीच बाजार में लाके बहादुर शाह जफर के बच्चों को और पोतों को पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया था, सबके सामने बड़े बाजार में मार दिया था कोई। और फिर उसके बाद में कोई इनको किसी भी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं और किसी भी प्रकार की कोई दया भावना नहीं दिखाई गई थी। और फिर उसके बाद में बहादुर शाह जफर को जेल में डाल के यहाँ पे एग्जाइल के लिए रंगून भेज दिया गया था और वहां पे बचा हुआ जीवन इनका बीता। और इनकी जो डेथ ही वो भी रंगून में ही हुई। और इनकी जो वहां पे कब्र है, उस कब्र पे अभी भी लिखा हुआ है कि बहादुर शाह जफर इतना बदनसीब था कि उसको एंड में कब्र भी अपनी खुद के मुल्क में, अपनी खुद की जमीन पे नसीब नहीं हुई, रंगून में आके उसको कब्र नसीब हुई। यहां तक चलते हैं रंगून बर्मा में। और 1862 में इनकी डेथ हो गई। ये पहले एजेड थे काफी
और रिवोल्ट तो इनको बिना मतलब चढ़ा दिया था हवा में, ये करने वाले थे नहीं, इनका पेंशन में आराम से जीवन कट जाता। सोल्जर्स ने आके चढ़ा दिया, इनकी वाइफ जीनत महल ने चढ़ा दिया, और देख लीजिए 5 साल में क्या देखने मिल गए इन्हें। आगे इसके अलावा देखें तो झांसी से कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स, अगर कुछ कोट्स अगर हम देखना चाहें उस पूरे इवेंट के रिवोल्ट ऑफ 1857 के, तो ये है कि झांसी में एक बहुत अच्छा स्लोगन बजा था। वो ये बजा था कि खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, और जो हुक्म है वो रानी का। गॉड्स क्रिएशन, एम्परर्स रूल एंड क्वींस ऑर्डर। और जो ह्यू रोज थे जिनको झांसी में भेजा गया था, पूरे जनरल ह्यू रोज थे जिनको झांसी में भेजा गया था रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, उन्होंने ये बोला द ओनली मैन अमॉन्ग द रिबेल्स वाज दिस वुमन। पूरे रिवोल्ट में इकलौता आदमी जो था वो ये थी, रानी लक्ष्मीबाई। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने इनको इंप्रेस किया था लड़ते वक्त। तात्या टोपे जो थे उनको पकड़ लिया गया था फाइनली 59 में। 18 अप्रैल को इनके एक दोस्त थे मान सिंह, जिन्होंने इनको धोखा दिया था, और फिर तात्या टोपे को फांसी हो गई थी। और ये लास्ट इवेंट था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरी तरह समाप्त हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके रीजन क्या थे फेलियर के, मतलब आखिर अगर फेल हुआ तो ये हुआ क्यों ये अमेरिका की जैसे रिवोल्ट जो हुआ था, अमेरिका में रिवोल्ट इंडिपेंडेंस जो रिवोल्ट हुआ था, उस तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। अमेरिकन रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह यहाँ पे ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया हमारा वाला। वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, वो भी ब्रिटिशर से लड़ाई कर रहे थे, इंडिया में भी हम ब्रिटिशर से लड़ाई कर रहे थे, हम क्यों फेल हुए, वो क्यों सक्सेसफुल हो गए। तो हमारे फेलियर्स के कुछ कारण थे। कारण ये थे कि ये पूरे इंडिया में पहली बात तो स्प्रेड ही नहीं हुआ। मैंने जो हॉटस्पॉट्स आपको बताए थे, दिल्ली, बिहार, कानपुर, बरेली, फैजाबाद, उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया ऐसा था जहाँ पे ये फैला ही नहीं था। जैसे कि मेजर रीजन्स जो थे पंजाब, साउथ इंडिया, बंगाल और पूरा राजपुताना जो आज राजस्थान है, इन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया था। इवन इनमें से काफी सारे राजाओं ने तो अंग्रेजों का साथ भी दिया था, अंग्रेजों के पास सेना भेजी, जहां जहां रिवोल्ट हो रहा था उन्होंने पर्सनल सेना भेज के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। जैसे बीकानेर के जो राजा थे उनको खुद अपनी सेना खुद लेके गए थे, और हिसार के पास में एक एरिया था जहां पे रिवोल्ट हो रहा था, उसको खुद पर्सनली जाके उन्होंने सप्रेस किया था। तो इस तरीके से अंग्रेजों का साथ दे रहे थे खूब सारे लोकल राजा उस वक्त के। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी, वेल्दी लैंडलॉर्ड्स थे, और बंगाली बिजनेसमैन जो थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। वो ये मानते ही नहीं थे कि ये रिवोल्ट सही तरीका है। एजुकेटेड मिडिल क्लास मानते थे ब्रिटिशर्स का रूल जो है, काफ़ी सारे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो मानते थे ब्रिटिशर्स का रूल सही है, हम बारबेरिक नेचर के हैं और ब्रिटिशर्स से हम मॉडर्न हो जाएंगे, वो ये मानते थे, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके अलावा लैक ऑफ लीडरशिप भी थी, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ब्रिटिशर्स की लीडरशिप तो वहाँ से पीएम और वहाँ के क्वीन से चल रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप ही नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास जो बहादुर शाह जफर थे वो खुद ही इतने बूढ़े थे, वो तो रिबेल करना ही नहीं चाहते थे, तो उनको तो कैसे ऐसे बहला फुसला के उन्होंने रिबेल करवा दिया था। उसके अलावा बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जैसे कि सिंधिया परिवार, उस वक्त का सिंधिया जो वंश था, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। उसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज की भी बहुत कमी थी। इनके पास जो थे मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स थे, अच्छे टेलीग्राफ मशीन्स थी जिसके थ्रू ये क्विक कम्युनिकेशन कर सकते थे दूर तक, और इंडियंस के पास ऐसा कुछ था नहीं, वो वैसे चिट्ठी लिख लिख के भेज रहे थे। तो ऐसे में मॉडर्न वेपन्स जो उनके पास थे, कम्युनिकेशन टूल्स उनके पास थे, और पूरी रेलवे लाइन, टेलीग्राफ पोस्ट, इन सारी जो चीज़ें थी इनका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था और इंडियंस के पास नहीं था। ट्रेंड आर्मी थी, बेटर डिसिप्लिन्ड आर्मी थी उनके पास, और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आखिर पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर रखा था, केवल इंडिया पे ही थोड़ी। जिसने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर रखा है, जिसका यूएसपी ही मारधाड़ है, जिसका यूएसपी ही वायलेंस है, उसको आप वायलेंस से कैसे हरा सकते हो? उसके लिए आपको उससे ज़्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और वो हम थे नहीं उस वक्त। इसलिए ये कुछ कारण है जिनके कारण ये रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं रह पाया। अब इसके बाद हुआ क्या भाई, रिवोल्ट तो हो गया। अब ब्रिटिशर्स ने देखा यार ये रिवोल्ट इतना नुकसान करा गया, कितना हमारे रिसोर्सेज हुए, कितने सारे हमारे सोल्जर्स मारे गए, कितने सारे हमारे ऑफिसर्स मारे गए, ये हुआ क्यों? तो इन्होंने स्टडी करी, देखा कि हम कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिसके कारण इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे।
तो हम अब क्या करेंगे कि हम उन सारे कारणों को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे मिलिट्री में इन्होंने देखा कि कैसे यूनिटी बन गई थी, इंडियंस किस चीज़ से परेशान थे, पॉलिटिक्स में इंडियन किस चीज़ से परेशान थे, कौन से ऐसे पर्टिकुलर एक्ट्स हैं जिनसे परेशान है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से परेशान है, इस तरीके से। तो इन्होंने इन सब की स्टडी करी और उनको हटाने की कोशिश करी, और इसके बाद जो जो आगे आगे कॉन्सिक्वेंसेज आए उनमें से अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी तक क्या हो रहा था, कंपनी का राज चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसी का राज चल रहा था, और उसमें दो पार्ट थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया और कंपनी का जो रूल चल रहा था उसको पूरी तरह अबॉलिश कर दिया गया, और इंडिया की जितनी भी टेरिटरी जो ब्रिटिशर्स के अंदर थी, कंपनी के अंडर थी, उसको डायरेक्ट क्राउन के अंडर ले लिया गया, जो कि यूरोप में इंग्लैंड में था। तो एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, और पावर पूरी की पूरी ब्रिटिश क्राउन के पास शिफ्ट हो गई थी। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे उनकी भी कुछ फेलियर दिखेगी कि आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं लॉर्ड कैनिंग, और आपके टाइम में इतना बड़ा कांड हो गया, आप कर क्या रहे थे? तो उनके ऊपर सुपरविजन रखने के लिए ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के एक मेंबर को यहाँ भेजा गया। पार्लियामेंट का जो मेंबर था, जो ब्रिटिश क्राउन का जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, वाइस रॉय, वाइस टू दी रॉयल, वाइस रॉय का मतलब जो वहाँ के रॉयल हैं, जो क्राउन है उसका वाइस, जस्ट सेकंड टू दी रॉयल, वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो थे, उनके ऊपर नजर रखने के लिए इन्होंने भेजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को वहां से, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, और उसके साथ 15 मेंबर्स की एक बॉडी होगी, और वो क्या करेगी, वो वाइसराय के ऊपर नजर रखेगी, और वाइसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को कैंसिल करके वाइसराय ऑफ इंडिया के पद को नियुक्त कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया और कुछ पावर्स भी एक्स्ट्रा दे दी गई। तो फर्स्ट वाइसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ट्रांसफर करके इनको वाइसराय बना दिया गया, तो पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज जो थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो प्रथा थी उसको बंद कर दिया गया, बोला कि यार ये लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इनके अडॉप्टेड बच्चों को अगर राजा नहीं बनने देते तो इसको हटा दो। ठीक है, प्रिंसली जो प्रिंसेस जो थे, जो अडॉप्टेड प्रिंसेस थे, उनको उनके पिता की प्रॉपर्टी में हक जो था वो लेने दिया। उसके अलावा क्वीन ने प्रोक्लेम कर दिया था इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में, और जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन था उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन फ्रीडम कहा जाता है। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भी रोक दिया। उन्होंने देखी है कि देखो अब हिंदू मुसलमानों को अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो हम बेवकूफ बनाते आ रहे थे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी, दोनों तरफ के राजा, हिंदू राजा और मुस्लिम राजा दोनों लड़ रहे थे, दोनों तरफ के सोल्जर्स, हिंदू सोल्जर्स और मुस्लिम सोल्जर्स दोनों ही हमसे खफा थे। तो उन्होंने इसको इनिशियली रोकने की कोशिश करी कि अब से हम ये पॉलिसी यूज नहीं करेंगे, ऑल्दो ये ब्रिटिशर्स के खून में बसी हुई थी, उनकी डीएनए में बसी हुई थी, पूरी दुनिया में उन्होंने इसको अप्लाई किया है, वो बाद में भी इसको कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन इनिशियली इन्होंने सोचा ऐसा। और कुछ एक ब्रिटिशर्स भी थे, ऑफिसर्स थे, जिन्होंने ये कहा था कि अब हम चाह के भी ये नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं रहेगा, इसलिए हो सके तो इसे कम से कम यूज करिए। पील कमीशन क्रिएट किया गया था, एक सर पील की अध्यक्षता के अंदर पील कमीशन क्रिएट किया गया था, जो कि ब्रिटिश आर्मी जो थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, उसके अंदर सोल्जर्स को जो रेशो था, इंडियंस और ब्रिटिशर्स का जो रेशो था, उसको चेंज करने की बात कर रहे थे। तो ब्रिटिशर सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाएंगे रिलेटिवली इंडियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इंडियन सोल्जर्स हैं और ब्रिटिश सोल्जर्स बहुत कम है, तो इंडियन सोल्जर्स हावी होने की संभावना रखते हैं, जैसा रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हुआ। तो पील कमीशन ने यही रिकमेंडेशन दी कि ब्रिटिशर सोल्जर्स का जो रेशो है वो थोड़ा बढ़ाओ उस आर्मी में। इसके बाद इनके ऊपर खूब सारी बुक्स भी लिखी गई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर खूब सारी बुक लिखी गई थी, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने जो बुक लिखी थी वो थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने 1857 को टाइटल दे दिया गया था, टाइटल दिया था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। आर.सी. मजूमदार ने जो बुक लिखी थी वो थी सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट। आर.सी. मजूमदार ने इसके अलावा दूसरी बुक लिखी थी, वो थी ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड इंडियन रेनेसां।
1857 नाम से बुक ऑफिशियल वर्जन जो रिलीज हुआ था बाद में वो एस.एन. सेन ने लिखा था, और पीसी जोशी ने लिखी थी रिबेलियन 1857, और कॉजेज ऑफ रिवेल नाम से बुक लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। अब इसको लेके क्या होता है, बहुत ज्यादा विवाद चलता है कि ये आखिर था क्या, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 आखिर था क्या। ये सिंपल रिवॉल्ट था, विद्रोह था, कि धार्मिक प्रदर्शन था क्या ये एक्चुअली। तो इसको लेके अलग अलग हिस्टोरियंस ने, अलग अलग लीडर्स ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी अलग अलग राय दी। वो अलग अलग राय क्या है कि एक राय ये थी कि ये मिलिट्री म्यूटिनी थी, कि मिलिट्री द्वारा की गई बगावत थी। ये किसने बोला, जॉन लॉरेंस और जॉन लॉरेंस स्मिथ और सैयद अहमद खान ने। इन्होंने बोला कि ये केवल मिलिट्री द्वारा की गई बगावत थी, क्योंकि वह एनफील्ड राइफल से परेशान थे और सोल्जर्स ने बगावत कर दी, बस इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। इसके अलावा ताराचंद जी और लाला लाजपत राय जी द्वारा ये ओपिनियन दिया गया था कि ये एक पूरा नेशनल मूवमेंट था, ये सिर्फ एक मिलिट्री म्यूटिनी नहीं थी, केवल सेना तक सीमित नहीं थी, इसमें जमींदार, इसमें किसान, इसमें आम लोग भी जुड़े थे, इनका ये मानना था। तो ये एक नेशनल मूवमेंट था, क्योंकि पूरे देश में फैला था, इतने सारे हॉटस्पॉट्स थे जो कि अलग अलग जगह में पूरे देश में फैले हुए थे। तो लाला लाजपत राय जी और ताराचंद जी का ये मानना था कि ये एक नेशनल मूवमेंट था। इसके अलावा एक और ओपिनियन जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि ये पेजेंट्स का रिवॉल्ट था, और ये पेजेंट रिवॉल्ट एरिक स्ट्रोक द्वारा दिया गया था। ये ओपिनियन बहुत कम लोग इससे इससे एग्री करते हैं, बहुत कम लोग ही इस ओपिनियन को सही मानते हैं। बाकी नेहरू जी और मेल्सन जी ने ओपिनियन दिया था कि एक फ्यूडल रिएक्शन था। पेजेंट रिवॉल्ट और फ्यूडल रिएक्शन लगभग बराबर सा ही एक ओपिनियन है, इसको भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं मानते हैं कि एक फ्यूडल रिएक्शन था, कि जो ज़मींदारी जो सिस्टम था उससे लोग परेशान हो गए थे, और वो भी एक ऑप्शन था जिसके अंदर लोग गुस्सा थे, और यही ओपिनियन जाके रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर ऐड हो गया और वो गुस्से के रूप में आगे जाके फट गया। दूसरा जो एक अलग ओपिनियन आता है वो ये आता है कि एक रिलीजियस वॉर थी, मुस्लिम और हिंदू मिलके क्रिश्चियंस के अंदर से, और ये एक सिविलाइजेशन की क्लैश थी, कि L.E.R. रीस ने तो इसको एक रिलीजियस वॉर बोला, कि ये रिलीजियस वॉर थी, इसमें क्रिश्चियनिटी की लड़ाई हो रही थी हिंदुइज्म और मुस्लिम धर्म से। और होम्स जो थे, होम्स का ये मानना था कि ये सिविलाइजेशन की क्लैश थी। जो ब्रिटिशर्स तो थे उनको ये हाईली सिविलाइज मानते थे, और इंडियंस को बारबैरिक नेचर के मानते थे, कि ये जो है बिल्कुल आदिवासी टाइप के हैं, आदिवासी नहीं सॉरी आदि मानव टाइप के हैं, गुफा में रहने वाले बारबैरिक लोग हैं। तो होम्स जो थे वो ये सिविलाइजेशनल क्लैश बोल रहे थे इसको। ये भी ओपिनियन जो है गलत माना जाता है, बिल्कुल सही नहीं मानते, क्योंकि उस वक्त इंडियंस अच्छे खासे एक डेवलप्ड सभ्यता थी। इंडियंस ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे मुगलों का राज चल रहा था। जब शाहजहाँ की अगर बात करें तो शाहजहाँ के टाइम इंडिया रिचेस्ट कंट्री था। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वर्ल्ड जीडीपी का 30% जीडीपी इंडिया के अंदर हुआ करता था, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए थे तो इंडिया 2% लगभग 2% कुछ बता था वर्ल्ड जीडीपी का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड है? आपसे ज़्यादा हमारी जीडीपी थी पहले, वर्ल्ड जीडीपी का 30% इंडिया में था। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में अगर हम देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो अवध था ना, अवध रीजन, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रीजन था। उसको अवध रीजन को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी बोला जाता है, कि जो बंगाल आर्मी थी ना उसकी नर्सरी थी। यहाँ से जितने ज़्यादा रिवोल्ट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जितने ज़्यादा सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ कहीं और से नहीं किया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हॉटस्पॉट ऑफ रिवोल्ट माना गया था। और इसके अलावा इस पूरे पे पेंटिंग्स भी बनाई गई थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 पे पेंटिंग्स बनाई गई थी, और उनमें से 2 पेंटिंग्स काफ़ी फेमस हुई थी। उनमें से एक तो ये थी रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये बनाई थी थॉमस जोन्स बार्कर ने, और दूसरी ये थी इन मेमोरियम, ये नोल पैटन ने बनाई थी। तो ये 2 फेमस पेंटिंग्स हैं इसके ऊपर। इसके अलावा बाद में जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तो इस पर डिस्कशन हुआ कि भाई आखिर रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ वो उसमें क्या मतलब कैसे क्या ओपिनियन क्या रखें, उसके ऊपर एक ऑफिशियल एक अपना कुछ होल्ड होना चाहिए, ऑफिशियल एक स्टैंड होना चाहिए, तो उस पर एक किताब लिखी जाए।
ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आरसी मजुमदार जी को इनको ये टास्क दिया कि आप इसके ऊपर एक बुक लिखिए, आरसी मजुमदार जी। लेकिन इनका जो वर्जन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। ऑफिशियल हिस्ट्री जो इन्होंने लिखी उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, इन्होंने अपना अलग ओपिनियन दे दिया था। फिर इसके बाद एसएन सेन ने जो बुक लिखी थी 1857 के नाम से, इसको फॉर्मल गवर्नमेंट का वर्जन माना जाता है। एसएन सेन की बुक को सही माना गया और इन्होंने आगे जाके डॉक्टर ताराचंद को ये बुक दे दी थी और इनका जो वर्जन जो बना, जिन्होंने एडिशन किया उसमें, इनका जो वर्जन था उसे ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया। एसएन सेन द्वारा जो वर्जन बनाया गया था